आप जनरेट करके देता है। आपको कुछ नहीं करना, बस मेथड कॉल करना है, वो अपने आप सारा काम करेगा, जो mongoose है। ठीक है, वो ORM की तरह काम करता है, आपको क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो आज जो है नोड स्टार्ट करना है सबका। ठीक है, एक फोल्डर बना रहा हूं। ठीक है, जो फोल्डर बनाया था वो मैंने ओपन कर लिया VS कोड में। ठीक है, टर्मिनल खोला मैंने। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने आपको वैसे एक कमांड बता रखी है जो मैं मॉड्यूल्स बता रहा था। ठीक है, मॉड्यूल्स जब मैं बना रहा था रिएक्ट से पहले क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले होता है npm init कि हम एक पैकेज को इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, हाइफन वाई अगर लगा दोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हम हाइफन वाई लगा दे रहे हैं। बनके तैयार पैकेज डॉट जेसन आ जाओ जरा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो नाम, वर्जन, मेन फाइल कौन सी है। ठीक है, स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद कीवर्ड्स, ऑथर, लाइसेंस और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ऐड करना है स्क्रिप्ट। कौन सी ऐड करनी है? स्क्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है, किसे स्टार्ट करना है हमें? स्टार्ट, जैसे कोई npm स्टार्ट लिखे, स्टार्ट का मतलब होता है कि हम वो स्क्रिप्ट चला रहे हैं। npm से बोला कि कौन सी स्क्रिप्ट चला दो, स्टार्ट। तो जैसे स्टार्ट चलेगी ऑटोमेटिक नोड index.js किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपको अगर डायरेक्टली रन करना है विदाउट, तो हम किसका यूज करते थे? नोड का। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के टाइम पे भी मैंने बता रखा है। ठीक है, ओके, सो नोड का यूज करके मैं इसे रन कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की फाइल को डायरेक्टली। ठीक है, विदाउट एनी ब्राउजर। अब यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी हमें, index.js। इसके अंदर लिखो लॉग ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ओके, npm स्टार्ट आ गया। कौन सी स्क्रिप्ट चली थी? स्टार्ट वाली, जिसके अंदर क्या लिखा है? नोड स्पेस फाइल का नाम। ठीक है, अब अगर मेरे को फिर से कोई चेंज करना है तो मैं दोबारा से फिर उसके बाद जो है उसे लिखूं, सेव करूं, फिर से उसे रन करूं, फिर से चेंज करना, फिर से मैं यही काम करूं। कुछ ज्यादा लेंथी टास्क नहीं है। चेंजेस किए, फिर से रन करो, तो मेरे को बार बार हर एक चेंज के बाद इसे रन करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ उसे मतलब रन करने की जरूरत पड़े, तो क्या करें? मैंने बोला हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए जिसका नाम क्या है? उसका नाम है नोडमोन। ठीक है, यही था ना, सेव डेव, यही देख लेते हैं।
ठीक है, इस बार क्या डिपेंडेंसी स्टैक जनरेट हुआ? नहीं ना, क्या जनरेट हुआ है? डेव डिपेंडेंसी। ठीक है, डेवलपर को एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी फाइल चाहिए, डिपेंडेंसी चाहिए, वो किसके अंदर लिखी पड़ी है? डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। ठीक है, अब जो स्क्रिप्ट थी हमारी, कहां गई? ये एक तो स्टार्ट वाली थी, आप चाहे इसमें चेंज कर लो या नई बना लो, मैं नई बनाने की सोच रहा हूं। ठीक है, नई बना लेते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट्स होती है पहले से। ठीक है, वो ठीक है, मैंने बोला कि डेव। ठीक है, उसके बाद नोडमोन स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। नोड की जगह बस क्या लिख दिया? नोडमोन। ठीक है, अब करो npm run dev, एंटर। चल गया? नोडमोन एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ठीक है, जो एक तरीके से समझ लो डेवलपमेंट टूल है, जो कि रन टाइम पे उसको रिफ्रेश करता रहेगा। जैसे कि ये देख रहे हो index.js, इसमें से मैंने ये चीज हटाई। हाँ, तो मैं बार बार रन करने की नीड नहीं है। अगर देखो कौन कौन सी फाइल को ट्रैक कर रहा है, क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है कि सेम फोल्डर के अंदर जिस चीज का भी एक्सटेंशन ये है, मैं उसको वॉच कर रहा हूँ, उसको ट्रैक कर रहा हूँ कि जैसे उसके अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म होते हैं, मैं उसको रन कर दूंगा। ठीक है, रीस्टार्ट करना है तो RS लिख देना, ये बोल रहा है। ठीक है, चलो। आपने देखा होगा रिएक्ट एप्लीकेशन जब भी हम चलाते थे, क्या करते थे? npm random लिखते थे। ठीक है, और वो जो है हल्का सा भी अगर मैं चेंज करता था तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट होता था। किसकी वजह से होता था? इंटरनली। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, छोटा से छोटा चेंज भी इसको ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, तो आपको बार बार अब रिफ्रेश करने की कोई नहीं। तो यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है? बता रखा है, पहली क्लास में बताया था मैंने रिएक्ट में। पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन में कोई बताएगा? यस सर। सब पैकेट डॉट जेसन क्या कहते हैं, जो वर्जन डाउनलोडेड है उसका बस डेटा रखता है, लेकिन पैकेट लॉग डॉट जेसन सिक्योरिटी वगैरह और जो डिपेंडेंसीज होती है उसके पैकेज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, और चलो जो भी बताया वो भी ठीक है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन में हमारे पैकेज की सारी जानकारी, हमारे पैकेज की। अब पैकेज लॉग डॉट जेसन में जो हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या ये पहले थी? कब आई? जैसे नोडमोन हमने इंस्टॉल किया तब। ठीक है, तो नोडमोन मतलब कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जब हमने इंस्टॉल किया तो इसने जो है उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन कर दी। ये दिख रहा है नोड मॉड्यूल्स के अंदर नोडमोन।
नोड मोड का वर्जन कौन सा है, कहां से डाउनलोड होके आया है, उसकी इंटीग्रिटी क्या है। इंटीग्रिटी मतलब चेक करता है, चेकसम होता है एक तरीके का, कि जो चीज डाउनलोड हो रही है क्या वो सही हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये सिक्योरिटी का और इंश्योर्ड करता है आपको। ठीक है, कि ये जो भी हो रहा है वो एकदम परफेक्ट, मतलब वही चीज डाउनलोड हो रही है नहीं। एक नेटवर्किंग में कॉन्सेप्ट होता है चेकसम का, समझ लो ये। ठीक है, ये बस 100% गारंटी दे रहा है कि सही जगह से इंस्टॉल हुई है। फिर डेव ट्रू, ठीक है, कि ये डेव डिपेंडेंसी है। फिर उसके बाद लाइसेंस, ये कितनों के ऊपर डिपेंड करता है। नोड मॉड इतनों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहली डिपेंडेंसी कौन सी है, चौकीदार। चौकीदार देखता रहता है भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, फिर अब जो चौकीदार है, अगर आपको यही काम मैनुअली करना होता तो आप क्या करते, एक एक करके डिपेंडेंसी को ढूंढो, डाउनलोड मारो, फिर उसको सेव करो नोड मॉड्यूल्स में, ऐसे ही करते ना। तो यहां पे क्या हमने किया, एक एक डिपेंडेंसी इनको ढूंढा, नहीं किया ना। किसने किया ये काम, डिपेंडेंसी सब डिपेंडेंसीज को ढूंढ के कौन ला रहा है, नोड सॉरी एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर। इसका नाम ऐसे थोड़ी ना नोड पैकेज मैनेजर रखा गया होगा। नोड के जो पैकेजेस हैं उनको मैनेज करने वाला। ठीक है, अब ये जो चौकीदार है, चौकीदार भी हो सकता है कि किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, लो चौकीदार भी कितनों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी एक लाइब्रेरी उठा लेते हैं, लेट करो ये उठा ले रहा हूं। ठीक है, यहां नोड मॉड्यूल्स में आओ, नॉर्मलाइज पाथ, नॉर्मलाइज पाथ दिख रहा है, क्लिक करो index.js, ये इसकी कोडिंग लिखी पड़ी है। ठीक है, ज्यादा कोड नहीं है, इतने छोटी सी चीज के लिए इन्होंने एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर ली, और मान लो। ठीक है, छोटे से काम के लिए पूरी लाइब्रेरी, इतने से कोड के लिए बस। ठीक है, तो मेन बात ये है डिपेंडेंसी, सब डिपेंडेंसी, वो सब डिपेंडेंसी भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हर एक फाइल को लाके डाउनलोड कर दिया नोड मॉड्यूल्स में, और उसकी इंफॉर्मेशन कहां रख दी, पैकेज लॉग डॉट जेसन में। जब भी किसी को भी प्रोजेक्ट दिया जाता है हमेशा यही फाइल्स दी जाती है, नोड मॉड्यूल्स नहीं दिया जाता। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि हैवी होता है। ठीक है, अब अगर आप किसी को भी पैकेज लॉग डॉट जेसन दोगे और आप वहां से बस एक कमांड चला दोगे npm इंस्टॉल, वो ऑटोमेटिकली सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड मार के नोड मॉड्यूल्स में डाल देगा। ठीक है, इसलिए कभी किसी को नोड मॉड्यूल नहीं देते। क्लियर, और ये बहुत हैवी होता है। समझ में आया, पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके अंदर डिपेंडेंसी सब डिपेंडेंसी का एग्जैक्ट वर्जन और उसके पैकेज की सारी डिटेल्स होती है। ठीक है, और पैकेज डॉट जेसन हमारे पैकेज की सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये नोड मॉड्यूल जहां सारी लाइब्रेरी आके इंस्टॉल हुई है, सॉरी डाउनलोड हुई है। ठीक है, ये तो पता ही है index.js। चलो ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है नोड। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी चाहिए मेरे को। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर मैं बोल रहा था कि जैसे ये अभी नोड स्टार्ट कर रहे हो तो साथ के साथ ये भी बताते चलते कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन मतलब ऐसे वर्बली पूछा जाता है। एक काम करो,
ठीक है, इसको रिफर कर लो, ये 2024 का अभी तक का लेटेस्ट है, ठीक है, अपडेटेड है। ओके सर। इसमें एमसीक्यू भी है, मॉक इंटरव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, वो भी पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। चलो देखो, पहले एक चीज ध्यान रखो, जो जावास्क्रिप्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड थी। क्लाइंट साइड मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर में चलती थी, ठीक है। पर हमें क्या करना था, जो जावास्क्रिप्ट है उसको जो है डेस्कटॉप पे भी चलाना था, ताकि हमारी नेटिव एपीआई को वो एक्सेस कर सके। नेटिव एपीआई मतलब जो उसकी खुद की होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, उसको भी एक्सेस कर सके। पहले आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू फाइल रीडिंग राइटिंग इस तरीके का कोई भी काम नहीं कर सकते थे, ठीक है, ना ही थ्रेड बनाना, ना ये सब कुछ काम नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, फिर क्लाइंट साइड जो जावास्क्रिप्ट थी उससे भी नई नई लाइब्रेरीज बनती गई, वर्कर जेएस आया, फिर उसके बाद नोड जेएस आया, तो धीरे धीरे लाइब्रेरीज आती ही गई, ठीक है। तो जो नोड जेएस आया जब मार्केट में, इसने जो हर जगह तहलका मचा, ठीक है। जो चीज सिर्फ और सिर्फ वेब पे चलती थी वही चीज अब हर जगह, ठीक है, हर जगह चलने लग गई। जो आपकी जावास्क्रिप्ट थी वो पहले से वो सिर्फ क्लाइंट साइड चलती थी, पर नोड जेएस के आने की वजह से वो कहां पे चलने लग गई, सर्वर साइड। दैट मींस कि कंप्यूटर्स पे डायरेक्टली विदाउट एनी ब्राउजर, ठीक है। बट आपके जो ब्राउजर में एपीआईज होती है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो आप एक्सेस नहीं कर सकते नोड के अंदर, ठीक है। नोड के अंदर मतलब कि जो भी डेस्कटॉप पे चलाने जा रहे हैं उनमें नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है, Node.js is an open source cross-platform JavaScript runtime environment that allows developers to run JavaScript code on the server side, ठीक है। तो जो आपका Node.js है वो एक पूरा रन टाइम क्या प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट, जिसके ऊपर ये सारी चीजें क्या हो सके, रन कर सके। जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या कर सके, रन कर सके। जैसे कि जावा है, कोड जावा, ठीक है, उसके पास भी है जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ठीक है। तो जो जावा की एप्लीकेशन है वो उस रन टाइम एनवायरमेंट में चलती है। ऐसे ही उसी से इंस्पिरेशन लेके जो Node.js वाले उन्होंने भी क्या बना दिया, इसका खुद का रन टाइम एनवायरमेंट, जिससे आप जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन को आप कहां चला सकते हो, सर्वर साइड, ठीक है, जो कि गूगल के V8 इंजन पे बनी है। गूगल के V8 इंजन पे, ये जो है कहते हैं जो आपका क्रोम ब्राउजर है वो भी V8 इंजन पे चलता है, ठीक है। ये ओपन सोर्स कर दिया था, फिर इसको यूज करके Node.js बनाया गया। गूगल ने इसे ओपन सोर्स कर दिया था, उसके बाद बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद and enables the development of scalable high performance network and backend application। पहले ये चीजें नहीं बन पाती थी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से। फिर उसके बाद जब ये आया Node.js, ठीक है, सर्वर साइड पे, तब ये चीजें चलने लगी, ठीक है। Node.js से पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं उनको मिलता है फायदा। कैसे फायदा मिलता है भाई, जिनको वेबसाइट बनानी आती है, जावास्क्रिप्ट आती होगी या नहीं आती होगी, आती होगी। अब जिसने वेबसाइट बनाई है पूरी, ठीक है, उसे जावास्क्रिप्ट आती है, अगर उसे जो है बैकएंड में शिफ्ट करना हो तो उसे चाहे तो जावा सीखनी पड़ेगी, फिर जावा सीखने के बाद एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट, उसके फ्रेमवर्क, या फिर जो है क्या कहते हैं पाइथन सीखनी पड़ेगी, उसका फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, या डॉटनेट पे जाएगा तो सी शार्प और उसके फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे। तो कुछ ज्यादा ही लर्निंग करना बड़ा नहीं हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए Node.js ने क्या इंप्लीमेंट कर दिया, जावास्क्रिप्ट को, सॉरी इंप्लीमेंट किया, ठीक है। हाँ,
Node.js ने इंप्लीमेंट कर दिया जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे। तो अब आपको बैकएंड के लिए किसी और लैंग्वेज की कोई नीड नहीं है। ओनली अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों एप्लीकेशन बना सकते हैं। बताओ, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए कितनी बड़ी चीज कर दी, बैक एंड पढ़ने की जरूरत ही नहीं होने। तो पहले क्या मेन स्टैक मन स्टैक था? नहीं था, नहीं था पहले स्टैक। पहले एक था सिर्फ जावा फुल स्टैक .NET, ठीक है। पाइथन भी इतना नहीं था मार्केट में, जैनगो में इतना चलता नहीं था। ये पाइथन तो छोटी मोटी लैंग्वेज सब आई है, ठीक है। वो बात अलग है, डेटा एनालिस्ट और साइंस में लाइब्रेरीज बनाते गए, सिंपल कर दिया है बच्चों के लिए, ठीक है। डेटा एनालिस्ट और साइंस के लिए चलती जा रही है, लेकिन स्केलेबिलिटी में कोई वो नहीं है। मतलब कि आप कभी भी जावा को और पाइथन को स्केलेबिलिटी के मामले में कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही स्पीड के मामले में। पाइथन जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही घटिया जगहों पे यूज हो सकती है जहां पे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस वाले काम हो रहे हैं। जहां पे भी स्केलेबिलिटी की बात आ जाए, परफॉर्मेंस की बात आ जाए, वहां पे नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। वो तो नहीं, रिएक्ट अलग चीज है, ठीक है। पाइथन का मेनली जो पर्पस है, हर एक लैंग्वेज का कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है। आपने देखा होगा एंटरप्राइज एप्लीकेशन में लोग पाइथन अभी भी प्रीफर नहीं करते। पाइथन का मेन काम डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस में है बस, क्योंकि वो इजी है, ठीक है, इजी है इसी वजह से बस, ठीक है। वरना पाइथन का सेम काम जावा भी कर सकती है, बट वो टफ पड़ती है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि जावा साइड जाके एआई का काम कर दे। किसी में इतना दम नहीं होता कि जल्दी आके जावा में जाके एआई का काम कर दे। मैं खुद डरता हूँ एआई का काम करने से जावा में। वो जावा में लाइब्रेरीज नहीं है क्या, जो NumPy ये सारी चीजें हैं, सारी जावा में अवेलेबल है, ठीक है। डीप लर्निंग फॉर जे, एनडी फॉर जे, क्या क्या नहीं है जावा में, सब है। बस वही है, इंप्लीमेंटेशन हार्ड होती है, हर चीज जो है मोस्टली जो है खुद से बनानी पड़ती है, ठीक है। अब कोई चीज इजी है तो जाहिर सी बात है उसमें डेवलपमेंट फास्ट होगा, लाइब्रेरीज फास्ट बनेगी, ठीक है। तो इतनी सारी लाइब्रेरी बना दी डेवलपर्स ने, जल्दी जल्दी करते हुई। फिर उसके बाद जावा ने बोला नहीं, हम भी जो है खुद को अपग्रेड करेंगे। हर 6 महीने में एक नया अपडेट आता है जावा का। जावा ने ऐसे ऐसे फीचर्स लॉन्च किए हैं कि पूछो ना, ठीक है। जैसे कि लेट करो वर्चुअल थ्रेड्स, ठीक है। ये ना 2 मिलियन टास्क, ठीक है। उसका नाम क्या था, 2 मिलियन चैलेंज करके कुछ था, 2 मिलियन 5 मिलियन चैलेंज। ओके 3:30 एडवांस जाना ना। हाँ तो अभी टाइम है, थोड़ा सा बैठ जाओ, ठीक है। तो जावा के अंदर इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया वर्चुअल थ्रेड, जो इतना ज्यादा जावा को फास्ट बना दिया कि पूछो मत। अब जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी जावा की, धीरे धीरे सब में इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब स्पीड में कोई टक्कर नहीं ले सकता। और रही बात कोड सॉल्व करने की, जावा ने वो भी कर दिया। लैम्बडा एक्सप्रेशंस और बाकी सारी चीजें, प्रेडिकेट फंक्शन सब इंप्लीमेंट कर दी, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, देखना कुछ टाइम पे सिंटैक्स जो भी वो सब धीरे धीरे इतना आसान बना देने से। तो ये काम आसान हो जाएगा, वो तो है ही, लेकिन ध्यान रखना कहीं पता चले ऐसा फ्यूचर आ जाए कि पाइथन ही खत्म कर दे। हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, न जाने कितनी लैंग्वेजेस मार्केट में आई और गई, लेकिन जावा जो है 1995 से लेके अभी तक कभी भी इसकी मार्केट वैल्यू कम नहीं हुई, ठीक है। पाइथन और जावा दोनों 1991 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था, 1991 में, हाँ ठीक है। उसका नाम ओक था, नाम अलग था, ठीक है, लेकिन आई सेम टाइम पे ही थी।
पाइथन को कोई नहीं पूछता था 3 वर्जन से पहले, जावा बचपन से पूछते हुए हैं लोग, ठीक है, जब 1995 से, उतना टाइम तो मेरा भी बर्थ नहीं हुआ था, ठीक है। ये लैंग्वेजेस मौसमी है, बस मौसम आया है, मौसम गया, खत्म। अब रिएक्ट है, रिएक्ट के बाद अब आ गया नेक्स्ट, ठीक है। अब रिएक्ट धीरे धीरे वो भी निकल गया। अब रिएक्ट पे कोई काम नहीं करेगा, उसके फ्रेमवर्क पे काम करेगा, लेकिन फ्रेमवर्क पे भी काम करने के लिए बेसिक रिएक्ट आनी चाहिए, ठीक है, बिना उसके नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे सब आएगा, हटती आती है। टाइपस्क्रिप्ट मारते हो। अब डायरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है टाइपस्क्रिप्ट। नोड.जेएस तो लेकिन अच्छे खासा चलेगी, नोड.जेएस जाएगी, उसमें सच में कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। पाइथन में भी हैं लेकिन अलग फील्ड में, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस साइड में ओनली, ठीक है। जेंगो की भी डिमांड बढ़ ही रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करता जा रहा है वो वेबसाइट्स पे, देखेंगे। ये चीज मैंने पहले बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद Node.js, इट यूजेस एन इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल विच मेक्स इट लाइट वेट एंड एफिशिएंट, ठीक है, कि आप जो है इनपुट आउटपुट मॉडल पे काम कर सकते हो, जो कि फाइल से रिलेटेड है, ठीक है, फाइल से, स्ट्रीम से, इवन आप नेटवर्क से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड सारे का कर सकते हो किसमें, Node.js, ठीक है। Node.js is well suited for data intensive real time application, जहां पे डेटा डायरेक्टली आ रहा है और रियल टाइम पे आ रहा है, ठीक है। सर्वर्स पे सबसे ज्यादा लोग हम ये मतलब सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं Node.js, ठीक है। Node.js हो गया, या फिर जो है पाइथन भी एक लेवल तक यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, Why Node.js, ठीक है, फास्ट परफॉर्मेंस, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट, इवेंट ड्रिवन। फिर उसके बाद सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है। नोड पैकेज मैनेजर एनपीएम सारी लाइब्रेरीज को मैनेज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी, ठीक है। Node.js इज बिल्ट फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये है कि आप ना मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हो। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। लेट करो मेरा ये सिस्टम है, मेरे सिस्टम में ना एक एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, वो भी लेट करो Node.js पे, और बहुत एक बार जो है बहुत बार लेट करो एक बार जो है क्या कहते हैं मिलियंस में यूजर्स आ गए, इस पे मिलियंस पे रिक्वेस्ट आती जा रही है। मेरी हार्ड डिस्क लेट करो सिर्फ 256 जीबी की है। अब क्या करना है मेरे को, मतलब रिक्वेस्ट आती जा रही है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई, उतनी हार्ड डिस्क में तो काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब लेट करो मैंने कर दिया 1 जीबी, फिर अब वो भी कम पड़ने लग गए 2 जीबी, सॉरी 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट करते गए, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। क्या बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, कि आप हार्डवेयर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। हार्डवेयर मतलब उसकी एक ही सिस्टम की हार्डवेयर बढ़ाते जा रहे हो, एक ही सिस्टम की, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, जैसे कि लेट करो इस पे ये चल रहा है, आप जो भी रिक्वेस्ट आ रही है आप जो उसको बांट दे रहे हो, जैसे एक लैपटॉप मेरा हो गया, एक आपका हो गया, एक आपका हो गया, ठीक है। तो 3 अलग अलग लैपटॉप में जो रिक्वेस्ट आ रही है वो बट जा रही है, हो गया ना। फिर और लैपटॉप आते जा रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ठीक है। वहां पे हार्डवेयर नहीं बढ़ रहा, वहां लैपटॉप बढ़ रहे हैं।
इंक्रीज इन प्रोसेसिंग पावर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मशीन। ठीक है, तो यही है वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सिस्टम डिजाइन में बहुत बार पूछ भी लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम सही बना रखा है। ठीक है, इंक्रीज साइज ऑफ इंस्टेंस, रैम, सीपीयू, ये सब, और यहाँ पे ऐड मोर इंस्टेंस, डिवाइसेस ऐड करते जाओ। ठीक है, तो Node.js भी जो है आप जो है इस पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हो। ठीक है, इस पे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर भी फॉलो हो सकता है, मतलब कि छोटी छोटी एप्लीकेशन बना के उनको अलग अलग डिवाइसेस पे रख दो और सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। Node.js पे भी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, मेकिंग सुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ कंकरेंसी, जैसे कि चैटिंग एप्लीकेशन, रियल टाइम डैशबोर्ड्स। ठीक है, इस तरीके, लाइट वेट एंड मिनिमल। ठीक है, जैसी बात है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कहाँ इतना सिंटैक्स होता है। ठीक है, जावा के मुकाबले तो बहुत ही मिनिमल है, और इतनी ज्यादा अभी मतलब जितनी जरूरत पड़ती है उतनी ही लाइब्रेरी लेता है, तो मिनिमल तो होगा ही होगा, और लाइट वेट भी। ठीक है, फिर रियल टाइम एप्लीकेशन में, ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन जहां पे डेटा रियल टाइम पे आ रहा है, जैसे कि स्ट्रीमिंग हो रही है लाइव। ठीक है, चैटिंग हो रही है व्हाट्सएप पे। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग, कोलैबोरेशन टूल्स, ऐसी चीजों में Node.js को बहुत यूज करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट भी अच्छा खासा है। When to use Node.js? Building REST API, building representational state transfer APIs। ठीक है, जो भी हम API कंज्यूम कर रहे थे Axios के अंदर, हमने फेक API यूज की थी यूजिंग JSON सर्वर, हमने फाइल से वो API बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम खुद से API बनाएंगे बैकएंड। ठीक है, REST APIs बनाएंगे किसके अंदर, Node.js के अंदर। ठीक है, डेवलपिंग रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक चैटिंग एप्लीकेशन और लाइव अपडेट्स, बिल्डिंग लाइटवेट माइक्रो सर्विसेज बेस्ड सिस्टम्स। माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो मतलब छोटी, सर्विसेज मतलब कि एप्लीकेशन। ठीक है, लेट करो आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सारी चीजें अगर एक ही एप्लीकेशन में होगी, ठीक है, तो अगर लेट करो आपका जो है CRUD ऑपरेशन हो रहा है, ऐड, डिलीट, अपडेट और जो है रीड करना, डिटेल देखना। ठीक है, 4 काम हो रहे हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, अब लेट करो क्रिएट पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, क्रिएट पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो आप जो है एक सिंगल एप्लीकेशन को बढ़ाते जा रहे हो, एक सिंगल एप्लीकेशन को बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, वो सही नहीं होता। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि एक सिंगल एप्लीकेशन को बढ़ाते रहते हैं, उसे बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, ये बहुत अच्छे खासे कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, छोटी मोटी लैंग्वेजेस तो सपोर्ट भी नहीं करती है। ठीक है, ये है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, सारी चीजें एक ही में। ठीक है, और ये दूसरा क्या है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ठीक है, हर एक सर्विस एक बैकएंड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जो यूआई है वो अलग अलग एप्लीकेशन से क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, अब लेट करो ये ऐड का हो गया, ये डिलीट का हो गया, ये अपडेट का हो गया, ये रीड का हो गया, तो इस तरीके से मल्टीपल सर्विसेज बना दी। अब लेट करो हमें ऐड में जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आई जा रही है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐड वाली सर्विसेज को लेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर देंगे, बहुत सारे उसके क्या बना देंगे, इंस्टेंस बना देंगे। ठीक है, सिर्फ ऐड की जब जरूरत है तब। ठीक है, अब लेट करो एडिंग का काम खत्म हो गया, बहुत कम रिक्वेस्ट आने लगी,
तो अब वो उन सबको क्या करो, हटा दो। जो भी आपने सिस्टम्स लिए थे उनको क्या कर दो, हटा दो। अब सिस्टम लेने का मतलब ये नहीं है कि हार्डवेयर नया खरीदो। हमारे पास है AWS, Amazon वेब सर्विसेज, पे एज पर यू गो। जितनी जरूरत है उतनी स्केल हो जाती है ये, और जब जरूरत नहीं उसको आप क्या कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो। तो वहां पे जो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत अच्छे लेवल की होती है, ठीक है। तो जब जरूरत है अपने आप वो बढ़ा देगा जितना भी आपको चाहिए, क्योंकि सारी चीज क्लाउड में वर्चुअली है, होस्टेड है सारा, ठीक है। तो जब चाहिए बढ़ा दिया, जब नहीं चाहिए घटा दिया, ठीक है। तो ये AWS इतना ज्यादा पावरफुल है, और AWS के ऊपर ये सारे जो है, ये सारे इंस्टेंस चल रहे होंगे और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। और माइक्रो सर्विसेज की इतनी जॉब्स आती हैं कि पूछो मत, ठीक है। और जल्दी माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज के जो है ना, क्या कहते हैं, ट्रेनर्स, टीचर्स ढूंढने में नहीं मिलते। देखना, एप्लीकेशन डेवलपर, जावा, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना। और कौन सी कंपनी है, ओरेकल, ठीक है। और ये 21 घंटे पहले, 4 दिन पहले ये, तो इसका नेट भी ना, देख लो, ये है ओरेकल, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जेनपैक्ट, IBM, कैपजेमिनी, ठीक है, वेबकिट 2024, ओरेकल, कमी है। इन सब में कहीं ना कहीं माइक्रो सर्विसेज वर्ड आ रहा होगा, लेट करो, यही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोर नॉलेज ऑफ कोर जावा, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यूजिंग जावा, J2EE, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं वो देख लो। तो ये है, इसका नेट भी इतना खराब। चलो जल्दी से रिक्वायरमेंट समझना, ये है वाटरफॉल मॉडल, क्रिएटिंग नॉन कैजुअलाइजेशन अबाउट अस, पता है मेरी। एक्सपीरियंस कहाँ लिखा है इसमें, मिड सीनियर लेवल, तो 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा मांग रहे होंगे। एक्सपीरियंस नहीं लिखा, शायद अप्लाई करते समय लिखा हो। कहाँ पे ये जगह कहाँ थी, हैदराबाद था ना, इंडिया। हाँ ठीक, हैदराबाद में तो जावा की तो कमी ही नहीं है। ठीक है, तो
इतना अच्छा खासा आर्किटेक्चर बनाया जा सकता है Node.js में। अब बताओ और क्या चाहिए? इतने अच्छे खासे फीचर्स है Node.js में, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और ये सब, ठीक है। मैंने Node.js मांगा था, जावा दिखा रहा है। ये तो यही हरियाणा का है। ग्लोबल लॉजिक, अरे ये तो 62 में ही है, नहीं 63 में है। आप लोग जा सकते थे लेकिन 4 to 6 क्या क्या चीजें मांग रहा है? टाइप्सक्रिप्ट तो थोड़ा बहुत है, पढ़ लेना, मेन इतना वो नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीज मिल जाती है हाँ हाँ क्यों नहीं मिलती आजकल, पूरा वो मांगते हैं भाई, ये सामने है ये। वो लिखते तो है लेकिन फिर वो रिप्लाई नहीं करते ना, वो कहते हैं कि बैकएंड पे आना चाहिए। मेन बात है, रिप्लाई भी नहीं करते जल्दी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो रिएक्ट में क्या क्या चीजें मांग रहे हैं। Strong knowledge of React.js including hooks, use state, use fact, if etc, context API and class based component if applicable, क्योंकि ये डेप्रिकेट हो गए हैं, ठीक है। हो सकता है लेगेसी प्रोजेक्ट के लिए मांग रहे हो। TypeScript, proficiency in TypeScript to add safety to React components and work seamlessly with Next.js, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट, इसके लिए क्या मांग रहे हैं? React, सॉरी Redux, front end tools and libraries, React routing for ये कहाँ गया? React router for routing, styled components, Axios, Webpack और White, हम लोग White यूज करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग के लिए छोड़ो, कोई एक था टेस्ट। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS, मीडिया क्वेरीज, ठीक है। टेस्टिंग की लाइब्रेरीज आती है तो ठीक है। इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है ना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कौन कौन से? डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, इवेंट लूप्स, क्लोजर्स, स्कोप, चेन, एसिंक अवेट, प्रोमिसेस, स्प्रेड, रेस्ट, मॉड्यूल्स, डीस्ट्रक्चरिंग, एरो फंक्शन। नोड.जेएस में क्या क्या मांग रहा है? बिल्डिंग सर्वर साइड एप्लीकेशन, एपीआईज, रियल टाइम सर्विसेज, ठीक है। रेस्टफुल एपीआईज, यही सबसे मेन होता है बस, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी के लिए बोल रहे हैं JWT, ठीक है। ऑथराइजेशन, सॉफ्ट स्किल्स, खत्म। इनमें से कितनी चीजें जो आप लोगों को आती हैं? मैक्सिमम आती हैं। हाँ तो एक्सपीरियंस वो तो जाहिर सी बात है, शुरू में तो अब यही होता है। जॉब की कमी नहीं है, बस वही है, ढूंढना पड़ता है। जेनपैक्ट में देखो मोंगोडीबी भी सब मांग रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट, सब। बीई, बीटेक, एमसीए, बीसीए वालों को तो छोड़ ही दो, ठीक है। मुश्किल है, मिलती है ऐसे आवाज जब नहीं 3:30। हाँ हाँ आ जाएगी, कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो कल से Node.js स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोडिंग के साथ। इतना मॉड्यूल और ये सारी चीजें बना लेना, ठीक है। मॉड्यूल बना के इसमें पूरा काम करना है, पैकेज बना के। नोड मॉड भी कॉन्फ़िगर कर लेना।